हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस एंड रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि आप इन वर्ड्स को देख रहे हो, आपको थोड़ी बहुत कुछ समझ में आ रही होंगी, चीजें टूटी फूटी सी कुछ समझ में आ रही होंगी कि न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू द फोर्सेज ऑफ न्यूक्लियस। और वहीं अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स को रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो रहे होंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर से, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब आयरन और यूरेनियम एलिमेंट्स को कंपेयर करा था तो वहां मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आयरन हमारा ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस शो करता है एज कंपेयर टू यूरेनियम, क्योंकि हम यूरेनियम को एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह ऑब्जर्व करते हैं। तो वहां मैंने बस इतनी स्टेटमेंट बोलकर छोड़ दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे हमने उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह डिफाइन करा है। कैसे हम कुछ एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरह आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ एलिमेंट्स हमारे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो वहां से आई होप आपको इतनी तो क्लियरेंस मिली होगी कि जब भी हम किसी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह कैटेगराइज करते हैं तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं है। और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम न्यूक्लियर के फर्दर बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं कि आपके जो न्यूक्लियस है, जिसके अंदर आपका जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, आपके पास ये जो इंटरैक्शंस आ रही हैं, ये आपस में किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी से कंबाइंड होते हैं और उस एनर्जी की वजह से ही हम उसकी फर्दर स्टेबिलिटी को डिसाइड कर पाते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, इन सब चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें न्यूक्लियर फोर्सेस और रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन विद न्यूक्लियर फोर्सेस। जब हम सबसे पहले वर्ड न्यूक्लियर फोर्स सुनते हैं तो हमने क्या सोचा कि हमने फोर्स तो अलग अलग तरीके की पढ़ी है। हमने कूलम्ब फोर्स स्टडी करी है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी करी है, हमने बाइंड फोर्स स्टडी करी है, पर न्यूक्लियर फोर्स तो आज तक स्टडी नहीं करी। ये कैसे टाइप की फोर्स आ गई? क्योंकि हमने फोर्सेस तो काफी सारी डिस्कस करी हुई हैं बट ये हमने डिस्कस नहीं करा है। तो इस टाइप की फोर्स को हम एटम्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये जो हमारी फोर्स होती है ना, ये सारी फोर्सेस को ओवरकम कर जाती है। अब ये सारी फोर्सेस को ओवरकम कैसे करती है, उन सब चीजों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। जब आप न्यूक्लियर फोर्स को डिफाइन करोगे, इट इज द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस। जब आप न्यूक्लियस की बात करते हो तो हमें पता है जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बाइंड करके रखने के लिए, एक साथ होल्ड करके रखने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि हमें पता है जब भी हम कोई दो सब्सटेंसेस को एक साथ होल्ड करके रखते हैं, एक साथ उनको एक साथ चिपका कर रखते हैं, तो हम कैसे उनको पेस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे एक दूसरे के साथ उसे होल्ड करवाते हैं। हम उसे दोनों तरफ से फोर्स लगा के एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं ताकि वो एक दूसरे की तरफ एक पर्टिकुलर फोर्स से बाइंड हो जाए। आप किसी पेपर को दूसरे पेपर से कैसे पेस्ट करते हो? एक पेपर को दूसरे पेपर पर पेस्ट करने के लिए आप उसके बीच में उनके बीच में ग्लू की यूज करते हो, जिस ग्लू को आप लगाने के बाद उस पर्टिकुलर पेपर के ऊपर एक फोर्स भी लगाते हो ताकि आपका जो वो पेपर है वो पेस्ट हो जाए। तो सेम केस हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस के साथ है। न्यूक्लियस में आपके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक जगह पर रखने के लिए आपको उन्हें किसी पर्टिकुलर फोर्स से बाइंड करना पड़ेगा। उसी फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये आपकी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नेचर की है, जो कि आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करती है ताकि आप उसे न्यूक्लियस की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सको। अब आप सब बोलोगे, आप सब ये सोच रहे होगे कि मैम ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट, पूरी की पूरी डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई, बट यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ये जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक बार थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करो। तो देखो, पहले हम अट्रैक्टिव फोर्स को समझते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग पार्ट को समझेंगे। जब हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज। ये आप सभी को पता है। अट्रैक्टिव फोर्सेज का मतलब है कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं तो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वहीं अगर हम रिपल्सिव फोर्सेस की बात करते हैं तो ये आपसे एक दूसरे से पार्टिकल्स दूर जा रहे होते हैं। अब हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स तो आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, बट वहीं अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो ये आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। यानी कि आपके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव इंटरैक्शंस भी हो रही हैं, जिनकी हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उस फोर्स की हेल्प लेनी है जो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर जाए। और उस रिपल्सिव फोर्स को जैसे ही वो ओवरकम करेगा, वहां पर वो रिपल्सिव फोर्स वैनिश हो जाएगी और आपके पास वहां पर एक दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, जिससे आपके जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। और उसी फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसी वजह से हमने इसे अट्रैक्टिव फोर्स की तरह ऑब्जर्व करा है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर उन पार्टिकल्स को भी एक दूसरे के साथ बाइंड करवाना है जो आपके सिमिलर नेचर के होंगे, क्योंकि सिमिलर नेचर के पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उन्हें बाइंड करवाने के लिए हमें उसकी रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करना होता है, जिस वजह से हम उन फोर्सेस में जो ऑब्जर्वेशन आती है हमारे फाइनल फोर्सेस की, वो होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि हमें वो उनके अंदर जो फर्दर रिपल्सिव फोर्सेस लग रही है उन्हें ओवरकम करना है। अब इन पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई कूलम्ब फोर्स लग रही है जो कि रिपल्सिव नेचर की है। इन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से रिपेल कर रही है, दूर भेज रही है। बट जब हम इन दोनों पार्टिकल्स को क्लोज लेके आते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आने के बाद, उस क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर आने के बाद वो क्या करते हैं, उनकी कूलम्ब फोर्सेस तो वैनिश हो जाती हैं और उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होनी चाहिए, जो सारी फोर्सेस को ओवरकम करके भी उन रिपल्सिव इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सके। सो इसी वजह से हम न्यूक्लियर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरह कैटेगराइज करते हैं। आई होप अब आपको ये जो डेफिनेशन है इसकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम न्यूक्लियर फोर्सेस की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आपके पास है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो ये पार्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर क्यों ऑब्जर्व होती है, क्योंकि सारी फोर्सेस को ओवरकम करने के बाद ही उन पार्टिकल्स की इंटरेक्शन में एग्जिस्टेंस अपनी शो करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अब ये शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों है, इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा हुआ है। हमें पता है जब भी हम न्यूक्लियस के साइज की बात करते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर, -15 मीटर, जो कि आपका काफी ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस है। तो वो जो आपके पास स्मॉल डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि उसी स्मॉल डिस्टेंस के अंदर आपको उन सारे पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, उस फोर्स को स्टडी करना है। और वो जो फोर्स है आपकी काफी ज्यादा शॉर्टर डिस्टेंस के लिए है। तो इसी वजह से हम उसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस, या फिर आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम इन पार्टिकल्स को इतना पास लेके आ जाते हैं कि इनके बीच में जो ये कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स है ये ओवरकम कर जाए, ये वैनिश हो जाए, तो उस टाइम पर जो फोर्स आती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स आपके किसी पार्टिकल के शॉर्ट डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच के आने के बाद ही आपको ऑब्जर्व होती हैं। तो इसी वजह से इन फोर्सेस को हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस की तरह भी कैटेगराइज करते हैं। फर्दर दीज फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट इन कैरेक्टर। चार्ज इंडिपेंडेंट इन कैरेक्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्सेज है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी मिलेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी मिलेगी, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी मिलेगी, और प्रोटॉन के बीच में भी मिलेगी। यानी यहाँ पर ये न्यूक्लियर फोर्स ये नहीं देख रही कि सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में आना चाहता है, या सिर्फ न्यूट्रल पार्टिकल्स के बीच में आना चाहता है, या पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों के बीच में आना चाहता है। वो किसी के भी बीच में अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। वो बस ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि हमें बस यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करना है ताकि एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो सके। तो इसी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस को हम चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस भी कहते हैं। फर्दर अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें, इट हैज अ सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट का क्या मतलब है? सैचुरेशन इफेक्ट को आप यहाँ शॉर्ट रेंज फोर्सेस के साथ सिमिलराइज कर सकते हो। यहाँ पर क्या हमें पता है कि न्यूक्लियस काफी छोटे साइज का होता है, तो जो हमारे न्यूक्लियॉन्स है जो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एग्जिबिट कर रहे हैं, ये न्यूक्लियॉन्स अपने सिर्फ नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स की तरफ ही फोर्स को एग्जिबिट करते हैं। जो फर्दर और दूर की तरफ जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो फर्दर जो हमारे नेबरिंग इसके न्यूक्लियॉन्स है वो दूसरे नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के ऊपर अपनी फोर्स की एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियॉन्स है उनके पास एक सैचुरेशन इफेक्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियॉन्स के ऊपर अपनी फोर्स लगा सकते हैं जो उसके नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स होंगे। उससे और आगे वाले न्यूक्लियॉन्स के ऊपर फर्दर नेक्स्ट न्यूक्लियॉन्स अपनी फोर्स लगाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियॉन है, इसका नेबरिंग ये, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दी, इधर लगा दी, इधर लगा दी, इसका बस इतना ही पार्ट है, ये इसका सैचुरेशन लेवल है। अब ये जो न्यूक्लियॉन है ये नेक्स्ट न्यूक्लियॉन के साथ फोर्स में एग्जिस्टेंस शो करेगा, जिससे सारे न्यूक्लियॉन्स आपस में बाइंड होकर एक पूरे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। सो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम न्यूक्लियर फोर्स को अलग अलग वे में ऑब्जर्व करते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में एक इस तरीके का ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में क्या समझाने की कोशिश करिए, इस ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ जो एक्सिस है, एक तरफ आपने डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करा है फर्मी में, जिसमें हम एक तरीके से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, और एक तरफ हमने पोटेंशियल एनर्जी को एग्जिबिट करा हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो यहाँ पर हमारे पास जो जीरो लेवल है वो ये वाला लेवल है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास न्यूक्लियॉन्स के बीच में काफी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ, लेट से हमने 4 फर्मियन का डिस्टेंस ऑब्जर्व करा है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो हमें यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं कि वो इतने दूर है कि उनके बीच में कोई इंटरैक्शंस नहीं हो रही है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 मिल रहा है, विच मीन्स दे हैव नो इंटरैक्शंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स।
फिर जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम होता जाता है उन न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू एक तरीके से नेगेटिव आने लगती है। नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? नेगेटिव वैल्यू का मतलब है उनकी जो इंटरेक्शन है वो आपको इंक्रीज होती हुई ऑब्जर्व हो रही है, जिस वजह से उनके बीच में आपको धीरे धीरे कुछ फोर्सेस की प्रेजेंस मिलती है। लेकिन जैसे ही आप उसे एक पर्टिकुलर क्लोज प्रॉक्सिमेट डिस्टेंस के ऊपर लेके आते हो विच इज 0.8 फर्मियन, तो यहाँ पर इस डिस्टेंस पर वो अपनी सारी फोर्सेस को ओवरकम करके हमें न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रेजेंस ऑब्जर्व होती है। लेकिन जब हम डिस्टेंस से ऊपर चले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फर्दर फिर से क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर इंटरैक्शंस इंक्रीज होने लग जाती हैं और यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि फिर से यहाँ पर हमें न्यूक्लियॉन्स की सेपरेशन मिलने लग जाती है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ इस 0.8 फर्मी डिस्टेंस के ऊपर ही मिलेगा। इससे ज्यादा डिस्टेंस और इससे कम डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंसेस पर हमें न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हुए नहीं मिलेंगे। So this was all about nuclear forces. Now let's move on towards your next topic which is radioactivity. So जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको फिर से किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा होगा। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को ही समझते हैं। तो यहाँ पर बैक्वेल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था 1896 में बाय एन एक्सीडेंट। यहाँ पर ये एक्सीडेंट वर्ड थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा। कोई भी साइंटिस्ट क्या कोई डिस्कवरी एक्सीडेंटली कर सकता है? वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर वर्क ही कर रहा होगा, तभी तो उसने वो डिस्कवरी करी है। ऐसा तो है नहीं कि उसने अचानक से कोई ऐसा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का था, उसे पता नहीं था और फर्दर उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा तो उसको उसकी रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लग गया। उसको पहले से ही कुछ नॉलेज मिलेगी तभी तो वो फर्दर उसके ऊपर वर्क कर रहा है और तभी तो उसकी वो रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको यही नहीं पता होगा कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, तो वो कैसे ऑब्जर्व करेगा इन सब चीजों को? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवरी हुई है वो बैक्वेल ने करी है 1896 में। जिस डिस्कवरी को उसने कैसे करा, वो कुछ यूरेनियम के पार्टिकल्स के साथ वर्क कर रहा था। उसने क्या ऑब्जर्व करा कि उसने एक पूरा ऐसा रूम क्रिएट करा जहां पर लाइट नहीं है, कोई ऐसे मतलब एनवायरनमेंट नहीं आ रहा एक्स्ट्रा जो उसको डिस्टर्ब कर सके। तो यहाँ पर क्या है, हमने यूरेनियम पार्टिकल्स उसने कंसिडर करे जिसको उसने एक ब्लैक पेपर से पूरा का पूरा कवर कर दिया। तो अब यहाँ पर कोई भी लाइट जो है वो यूरेनियम में एंटर नहीं कर पा रही थी। फर्दर उसने उसके सामने सिल्वर फॉइल को प्लेस कर दिया, जिसके सामने फर्दर उसने फोटोग्राफिक प्लेट को प्लेस करा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, जब हम वो इस तरीके से इस ऑब्जर्वेशन को छोड़ देता है तो उसे थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर कहीं कहीं थोड़ी सी ब्लैकनिंग मिल रही है। अब वो ये सोचता है कि ऐसी कौन सी हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस मिल रही है, ऐसी क्या चीज हो रही है यहाँ पर जो यहाँ से हमारे पास इन सारी चीजों को ओवरकम करते, इन सब चीजों को क्रॉस करते हुए इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसकी हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है, उसकी हमें यहाँ पर ब्लैकनिंग ऑब्जर्व हो रही है। तो यहाँ से उसे क्या पता लगा कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज का रिलीज हो रहा है और वो इनविजिबल रेज जो है वो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ब्लैकनिंग क्रिएट कर रही है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के बाद उसने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो हमारे पास फिनोमिना है ये और कुछ नहीं, इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और रेडियो एक्टिव डिके आपके कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जाते हैं, तो इसी वजह से इस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। So experiments performed subsequently showed radioactivity was a nuclear phenomena. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद ये ऑब्जर्व करा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। न्यूक्लियर फिनोमिना का क्या मतलब है कि आपका वही न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो करेगा जो कि अनस्टेबल नेचर का होगा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था ना कि आयरन आपका स्टेबल न्यूक्लियस है बट यूरेनियम आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसी वजह से उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं। सो इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अ डिके, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिके अंडरगो करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा था तो वहां पर कुछ एलिमेंट्स थे जिसमें क्या हो रहा था, हमें फ्यूजन ऑब्जर्व हो रहा था और कुछ एलिमेंट्स में हमें फ्यूजन ऑब्जर्व हो रहा था। यहाँ पर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल बनाते हैं, यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट दो एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो आपके पास फिजन हो रहा है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हमें डिके मिलता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है ताकि वो एक स्टेबिलिटी को अटेन कर सके। एंड दिस इज रेफर टू एज रेडियो एक्टिव डिके। सो इस तरीके से हमें रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पता लगा। अब जब हम इस रेडियो एक्टिव डिके को ऑब्जर्व करते हैं तो नेचर में तीन तरीके से हमें रेडियो एक्टिव डिके मिलता है। There are three types of radioactive decay occurring in nature: alpha decay, beta decay and gamma decay. अब अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके क्या है? अल्फा डिके आपका वो डिके जिसमें आपका जो एलिमेंट अगर अल्फा डिके शो करता है तो उसमें आपको हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता हुआ मिलेगा। हीलियम इज व्हाट? हीलियम 2 and 4। ये जो आपका हीलियम न्यूक्लियस है ये एमिट होता हुआ आपको ऑब्जर्व होगा। वहीं अगर आप बीटा डिके की बात करोगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स
कि एमिशन आपको ऑब्जर्व होगी। डिके का मतलब है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपके उस पार्टिकल पूरे पार्टिकल में से एमिट आउट हो रहे हैं, कुछ छोटे पार्टिकल्स, जिससे आपके पास फर्दर एक और एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है जो कि आपका एक स्टेबल न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर बीटा डिके में आपको इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स का एमिशन मिलता है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या होते हैं, जब हम पॉजिट्रॉन्स आपकी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन्स कुछ नहीं आपके वो पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर मास के होते हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ऑपोजिट हो जाता है पॉजिट्रॉन्स पे, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नहीं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। आप ये सोच सकते हो। फर्दर आपको नेक्स्ट डीके कौन सा ऑब्जर्व होता है, आपको गामा डीके मिलता है जो कि हमारे न्यूट्रल नेचर का होता है। यहां पर आप इसे बोल सकते हो ये पॉजिटिव होता है, यहां से नेगेटिव हमें मिलता है, ये न्यूट्रल होता है। और ये काफी हाई एनर्जी डीके भी होता है, यहां पर आपको हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिट होते हुए ऑब्जर्व मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम जब रेडियो एक्टिव डिके को स्टडी करते हैं तो नेचर में हमें 3 तरीके का रेडियो एक्टिव डिके ऑब्जर्व होता है, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। अल्फा डिके में हमें हीलियम पार्टिकल्स एमिट होते हुए मिलते हैं जिन्हें आप अल्फा पार्टिकल्स की तरह कैटेगराइज करते हो। बीटा डिके में हमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स की एमिशन मिलती है, और गामा डिके में हमें हाई एनर्जी फोटॉन्स की एमिशन ऑब्जर्व होती है। सो इस तरीके से हमें डिफरेंट डिकेस ऑब्जर्व होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। आपके सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी बस इतना ही है, तो हम इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। एंड विद दिस आवर टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड, जहां पर हमने न्यूक्लियर फोर्स और रेडियो एक्टिविटी को कवर करा है। आई होप आपको दोनों के दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।